वेलकम क्लास 12th। स्टार्ट करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम पता करेंगे कि रेजिस्टेंस है वो लेंथ, एरिया और टेम्परेचर के साथ किस प्रकार वेरी करता है और रेजिस्टिविटी की वेरिएशन भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कल हमने किया था कि वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं और उसके लिए हमारी वैल्यू क्या आई थी, ई टाउ अपॉन एम। ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या था हमारा रिलैक्सेशन टाइम और एम था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ई किसके बराबर होता है, V बाय एल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फॉर्मूले में हमने V बाय एल पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी कंडक्टर का ए लेते हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट स्मॉल n है, तो हमने कल एक रिलेशनशिप किया था, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमारा क्या आया था कि I इज इक्वल होता है NEA/BT। यहां पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर ली, उसको हमने सॉल्व किया, तो हम क्या देखते हैं कि V बाय एल इज इक्वल टू आ गया ML NE स्क्वेयर टाउ अपॉन A। NE स्क्वेयर टाउ अपॉन A। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर डेंसिटी, E स्क्वेयर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, T रिलैक्सेशन टाइम एंड A है एरिया ऑफ कंडक्टर। और अगर हम कह दें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसा कि ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो V और I का रिलेशनशिप है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी एक लीनियर वेरिएशन आता है। तो इस फॉर्मूले में देखिए M भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, E स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या हैं, कांस्टेंट हैं, यानी M L N E बाय N E स्क्वायर टाउ A ये किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट का ओम ने नाम दिया था रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, ML NE स्क्वायर टाउ अपॉन A। क्लियर, ये फॉर्मूला आ गया हमारा रेजिस्टेंस का। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि अगर L को इंक्रीज करेंगे तो R इंक्रीज होगा, इसी तरह से A को इंक्रीज करेंगे तो R है वो डिक्रीज होगा। लेकिन इसकी रिलेशनशिप हम रो के साथ और पढ़ लेते हैं। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होती है, RL बाय A। तो रो का फॉर्मूला क्या आ गया, MNE स्क्वायर टाउ, यानी रो ओनली टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रो टू फैक्टर पे N, देखिए N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी N पर। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ पर। टाउ हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। कि रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, उतनी क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टिविटी ओनली टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, N पे, यानी जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। फोर कंडक्टर्स की अगर हम बात करें या फोर मेटल्स की हम बात करें तो उनके पास N बहुत ज्यादा होता है तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। दूसरा उनका रिलैक्सेशन टाइम भी ज्यादा होता है तो उनकी रेजिस्टिविटी उसी वजह से कम होती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर वेरिएशन के साथ ओनली थ्योरेटिकली। टेम्परेचर वेरिएशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, जो थर्मल वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फास्टली वाइब्रेट करने लग जाते हैं, थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है और उनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। अगर पहले एक इलेक्ट्रॉन इतना वाइब्रेट कर रहा था तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो इतना वाइब्रेट करेगा, एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया, उसके साथ साथ वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो गई। वाइब्रेशन इंक्रीज होने का मतलब कि मोर कोलिजन, कोलिजन है वो बढ़ चुके हैं और कोलिजन अगर बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा,
कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम, और रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ गई मीन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, एक तो फैक्टर था ये। दूसरा एल को अगर इंक्रीज करेंगे, मान लो किसी हमने एल को 2 टाइम्स कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स को 2 टाइम्स लेंथ पे चलना पड़ेगा, और कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएंगे, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस लेंथ के साथ इंक्रीज हो जाता है। एरिया, अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, पहले इतने से एरिया में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल्स में सेम है, तो इतने से एरिया में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उनकी कोलिजन वैल्यू भी जो नॉर्मल थी वही थी। लेकिन जैसे ही हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए स्पेस ज्यादा मिल गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं, तो उनकी कोलिजन रेट है वो कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या है, कम हो जाता है जब हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो। क्लियर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी टाइम्स बार आया है ये सीबीएसई के अंदर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से ओम्स लॉ को डिडक्ट कीजिए, तो आप ऐसे करोगे, और इनके फैक्टर्स को टेम्परेचर वेरिएशन या थर्मल वाइब्रेशन के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोबिलिटी, इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी। मोबाइल कैरियर, जैसे हम चार्ज कैरियर की बात करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं, सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के पास आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चार्ज कैरियर होते हैं। तो सेम बेसिस मोबिलिटी हमें बताती है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से या किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो गेन करेगा कोई भी कंडक्टर, यानी उसके कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेंगी। यानी मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी हमें बताती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या वीडी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, E/T/m। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी या मोबिलिटी किसके इक्वल होती है, क्यू टाउ अपॉन m, यानी मोबिलिटी भी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, यानी ड्रिफ्ट कितने ड्रिफ्ट होंगे वो चीज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। और अगर हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर टाउ की जगह आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m की जगह आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और होल्स की बात करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं कैसे मूव करता है सेमीकंडक्टर में, तो मोबिलिटी ऑफ होल्स आएगी E/h/mn, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसके किस यूनिट का यूज करते हैं, प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, और 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड किसके इक्वल आएगा बेटा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। प्रैक्टिकली हम इसका यूज करते हैं जब हम कंडक्टर्स की या सेमीकंडक्टर्स की मोबिलिटी बताते हैं तो। क्लियर, अगर हम ओनली मेटल की बात करें तो कंडक्टिविटी, मोबिलिटी और करंट में क्या रिलेशनशिप आएगा वो भी मैंने यहां पे ड्राइव कर लिया है। तो फॉर ए मेटालिक कंडक्टर हमें पता है मेटालिक कंडक्टर के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, E/τ/E और me, या हमने जो रिलेशन किया था कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, NEA/VD। तो VD की यहां से क्या वैल्यू आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू म्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मोबिलिटी। तो यहां से हमने म्यू E पुट कर दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो I का क्या रिलेशनशिप आ गया, NEA/μe इंटू E। यहां पर म्यू E क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट विद इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।